लुबना की माँ की बात सुनकर मैं चंद लम्हे के लिए गूंग ही रह गया। वो मुझे गौर से देखती हुई बोली, जवाब दो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम लुबना से मोहब्बत करते हो, इसकी शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो। मैं कोई जवाब ना दे सका। फिर शायद इन्हीं को मेरी हालत पर तरस आ गया। अंदर चले आओ, वो ड्राइंग रूम में आ चुकी होगी। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए अंदर की जाने बढ़ गया। लुबना ड्राइंग रूम की खिड़की के करीब उदास सी खड़ी थी। मुझे देखकर वो एक फीकी सी मुस्कुराहट हंसी। आओ परिजात, कैसे हो? मैंने छूटते ही सवाल पूछा, अब इतने दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? सब ठीक तो है ना? लुबना ने मेरी तरफ देखने से गुरेज किया। हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। मम्मा ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। शादी? यूँ अचानक? मगर किसके साथ? सेठ आबिद के साथ। मेरी शादी आबिद के साथ हो रही है। ये मेरे लिए दूसरा झटका था। सेठ आबिद के साथ? मगर आप और वो, मेरा मतलब है आपके लिए इस शख्स से कहीं ज़्यादा बेहतर इंतखाब मौजूद थे। मैंने हस्साम को भी आपके बहुत करीब देखा है, फिर भी ये सेठ आबिद। लुबना की पलकें नम होने लगीं। बात मेरे इंतखाब की नहीं है परिजात, ऊंची बोली की है। जो भी मेरे लिए ऊंची बोली लगाएगा, मेरा हाथ इसके हाथ में थमा दिया जाएगा। सेठ आबिद की बोली 15 करोड़ है। मेरी नीलामी में इससे ऊंची बोली किसी और ने नहीं दी, लिहाजा मुझे आबिद के नाम कर दिया गया। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं बोल पड़ा। बोली किसी और ने नहीं दी। बोली तवाइफों की लगती है लुबना जी। शरीफ घरानों की लड़कियां तो रुखसत होती हैं इज्जत के साथ। लुबना की आंख से एक आंसू टपका। ठीक कह रही हूँ मैं, अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी परिजात। 15 दिन के बाद मेरी दुनिया दिखावे के लिए और रस्म भी हो जाएगी, जिसे यहाँ रुखसती कहते हैं। लुबना की आंखें अब बाकायदा बरसने लगी थीं। तुम सोच रहे होगे कि ये आलीशान घर, ये रहन सहन और मेरी ये आला तालीम, ये सब किस तरफ इशारा करते हैं? ये सब दिखावा है परिजात। हमारी शान और शौकत इन्हीं सेठ आबिद जैसे लोगों के दम से कायम है, जिसे लोग कभी बाज़ार हुस्न कहा करते थे। अब वो बाज़ार किसी ख़ास इलाके तक महदूद नहीं रहा, फैल कर शहरों की इन ऊंची और आला सतहों तक फैल गया है, जिसे मैं अपनी माँ कहती हूँ। पता नहीं वो मेरी सगी माँ है भी या नहीं। यह भी इसका एहसान है कि इसने मुझे अपनी तालीम का शौक़ पूरा करने दिया, या शायद ये भी बाज़ार में बोली बढ़ाने का एक कारआमद नुस्खा होगा। आखिर सेठ आबिद का दिल भर जाने तक मुझे माशरे में इसकी बीवी के तौर पर ही तो इसके साथ चलना होगा। लुबना बोलते बोलते खामोश हो गई। मेरे पास भी अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने वापसी के लिए कदम उठाए तो अकब से लुबना की आवाज़ आई। मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बताया है परिजात, क्योंकि तुम एक सच्चे दोस्त हो। मैंने पलटकर सर झुकाए। स्याह लिबास में मलबूस ढलती सुरमई शाम जैसी लुबना के वजूद को आखिरी बार अपनी दुखती आंखों के आईने में समोया। इसके गुलाबी आरज़ आंसुओं से ऐसे धुल गए थे जैसे तेज़ बारिश के बाद अचानक शाम को जब बादल छट जाते हैं तो उफ़क़ पर लाली एक आग सी लगा देती है। लुबना, काश मेरे पास 15 करोड़ रुपए होते तो मैं आपको ख़रीद कर आज़ाद कर देता, मगर आप तो जानती हैं कि ज़िंदगी की असल फ़िल्म में लड़के के पास लड़की के माँ बाप को अदा करने के लिए कभी पैसे नहीं होते। वो तो बस किसी और के ख़रीदे गए पियानो पर बैठकर जुदाई का गाना ही गा सकता है। लुबना के होंठों पर मेरी बात सुनकर ज़रा देर के लिए एक हल्की सी मुस्कान उभरी और मैं इसकी वही आखिरी मुद मुस्कान का भरा चेहरा अपनी आंखों में लिए एक झटके से वहाँ से निकल गया। लान में फवारे के करीब कुर्सी डाले लुबना की माँ अभी तक बैठी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे वापस जाता देखकर उन्होंने फ़ोन काट दिया और इनकी कारोबारी आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए। सुनो लड़के, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहो तो अपनी जेब में इसके दाम ज़रूर रखा करो। शायद इस वक्त मैं तुम्हारी नज़र में कोई बहुत बुरी औरत हूँ, मगर तुम्हें एक पते की बात बता रही हूँ। मर्द की शक्ल और शख्सियत कोई नहीं देखता, सब इसका रुतबा और ओहदा परखते हैं। दौलत मर्द के हर ऐब पर खामी पर पर्दा डाल देती है। आइंदा ज़िंदगी में कुछ पाना चाहो तो मेरी नसीहत हमेशा याद रखना। 15 दिन बाद शहर के तमाम बड़े अखबारों में मुल्क के मारूफ सन्नतकार सेठ आबिद की दूसरी शादी की खबरें नुमायां तौर पर शाया हुई। खबर का उन्वान था एमए इंग्लिश की लुबना और सेठ आबिद की जहनी हम आहंगी आखिरकार खूबसूरत रिश्ते में तब्दील। नया शादीशुदा जोड़ा हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। लुबना आबिद ने
एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत के बाद वापसी पर एक मीडिया सिटी के मंसूबे के आगाज़ का ऐलान कर दिया। मैंने बेजारी से अखबारात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की मेज़ पर पटक दिए। ठीक ही कहा था लुबना की माँ ने, सारा खेल पैसे का है। ये सोच, लफ्ज़, आला ख्यालात, अदब और फ़न, ये सब किसी काम के नहीं जब तक इंसान की जेब में धेला ना हो और दमड़ी पास हो। तो मेरा सारा मेला ही अपना है। मैं अपने ख्यालात में उलझा हुआ छत से नीचे उतरा तो घर के सहन में दोनों बड़े भाई और भाभियाँ मेरे इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े थे। हाँ मियाँ, और कितनी चलेगी तुम्हारी ये पढ़ाई? घर के खर्चों का कुछ अंदाज़ा भी है तुम्हें? अब तुम्हारी इन शाम की 2 ट्यूशनों में गुजारा नहीं होने का। दूसरे बोले, मैं तो कहता हूँ पढ़ लिख कर भी तुमने कौन सा कलेक्टर लग जाना है, वहीं क्लर्की होगी, वही महीना भर के 5-7 हज़ार रुपये। भाभी ने मशवरा दिया, मेरी मानो तो कोई कुल वक्ती मुलाजमत पकड़ लो। भाई सच तो ये है कि अब हमारे बच्चों के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि हमें खुद अपने मुंह से कहते शर्म आती है। तुम्हारी उम्र के मोहल्ले के सब लड़के नौकरियों पर लग कर अपना घर चला रहे हैं। मेरे लिए इनके ये जुमले कुछ नए नहीं थे। हफ्ते में 1 आध बार ये किस्तवार सीरियल ज़रूर चलता था। अगर आज ना जाने क्यों मेरा दिल पहले ही इतना भरा हुआ था कि मैंने ना चाहते हुए भी तल्ख लहजे में इन सब से कह दिया कि अगर इस घर का कारोबार मेरी कमाई की वजह से रुका हुआ है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी माह कोई नौकरी या मजदूरी पकड़ कर इन सब के मुँह बंद कर दूँ। घर से निकलने के बाद मेरे कदम यूनिवर्सिटी की बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप की जानिब बढ़ने की बजाय किसी अनजान सिमत भर गई। घर वाले भी ठीक ही कहते थे। डिग्री मिल जाने के बाद भी मुझ जैसे जाने कितने नौकरी के लिए सालों जूतियाँ चढ़खाते फिरते हैं। और फिर इंटरव्यू, जो किसी भी नौकरी का लाजमी जुज़ होता है। इसलिए अच्छी शख्सियत का होना भी कभी कभी शर्ते अव्वल बन जाता है। और मेरी शख्सियत मुझे तो शायद ही कोई बड़ी फर्म या दफ्तर में इंटरव्यू के लिए बुलाए, मगर नौकरी या काम मिलने के लिए मेरे पास कोई हुनर भी तो नहीं था। मुझे याद आया कि मोहल्ले का एक लड़का शौकी बचपन ही से किसी वेल्डिंग गैराज पर मजदूरी पर लग गया था और इसकी माँ के बकौल हर माह एक माकूल रकम घर वालों के हाथ पर ला कर रखता है। मैंने सोच लिया था कि फ़ाइनल के होने वाले इम्तहानात जो अगले माह शुरू हो रहे हैं, इनकी तैयारी में मज़ीद ये वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और आज घर जाने से पहले कोई ना कोई काम ज़रूर ढूंढ कर पलटूँगा। शौकी के गैराज का पता मुझे मालूम था। मैंने गैराज के गेट पर पहुंचकर सामने काम करते लड़के से शौकी के बारे में पूछा। लड़का शौकी को बुलाने अंदर चला गया। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई। गैराज के गेट के ऊपर एक बोर्ड पर बड़ा बड़ा उस्ताद मस्ताना वेल्डिंग गैराज लिखा हुआ था। कुछ ही देर में शौकी नमूदार हुआ और मुझे गेट पर खड़े देखकर गर्मजोशी से आगे बढ़कर मुझसे बोला और मिला, अरे भाई परिजात, आप यहाँ, सब खैरियत तो है? मैंने एक लंबी सांस भरी। हाँ, सब खैर है। मुझे तुम्हारे गैराज में कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की तलाश है। शौकी की आंखें हैरत से फैल गईं। आप यहाँ काम करेंगे? मगर आप तो पढ़े लिखे हो परी भाई। मैंने शौकी को टूटे फूटे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की कि नौकरी अब मेरी ज़रूरत से बढ़कर मजबूरी बन चुकी है। इतने में कुर्ते शलवार में मलबूस और स्याह वास्कट पहने, कानों में मोतिये का फूल सजाए एक शख्स बाहर से अंदर दाखिल हुआ, जिसके तेल में चीड़े बाल एक जानिब से लीके से करे हुए थे। होंठों पर पान की लाली और पतली तरादार मूंछें दोनों जानिब से ऊपर को उठी हुई थी। इसने शौकी के सलाम के जवाब में मुझे गौर से देखा और धीरे से गुनगुनाते हुए बोला, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। मियाँ शौकी, ये हज़रत कौन है? शौकी ने जल्दी से मेरा तारुफ करवाया। ये परिजात भाई हैं उस्ताद जी, मेरे मोहल्ले में रहते हैं और किसी काम की तलाश में हैं। उस्ताद मस्ताने पर भी मेरे नाम का वही असर हुआ जिसका मैं हमेशा से आदी था। मैंने दरपेश आने वाली बहस को मुख्तसर करने की गर्ज से बोलने में पहल की। अगर आप मेरी सूरत और मेरी तालीम आपकी राह में हाइल ना हो तो क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं बहुत मेहनत करूंगा और जल्द ही सीख जाऊंगा। उस्ताद मस्ताना मेरी बात सुनकर एकदम संजीदा सा हो गया। माफ़ करना मियाँ, शायद तुम बुरा मान गए हो। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना हरगिज़ नहीं था। क्या करते हो? मेरे बोलने से पहले शौकी बोल उठा, परिजात भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस्ताद। उस्ताद ने गौर से मेरी तरफ देखा। लगता है कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मस्ताने उस्ताद ने फैसला करने में देर नहीं लगाई। ठीक है मियाँ, कब से काम पर आना चाहते हो? फ़िलहाल तुम्हें दिहाड़ी पर रख सकता हूँ। मैंने आस्तीन चढ़ा ली। आज से ही उस्ताद। देर गए रात घर में पहुँचा तो हस्बे मामूल मेरा इंतज़ार किए बिना सब सो चुके थे। मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली मजदूरी की दिहाड़ी के रुपए बरामदे में पड़ी चौकी पर रख दिए और सुबह सवेरे मुंह अंधेरे
फिर से उठकर गैराज चला गया। उस्ताद मस्ताना अपने मिजाज का एक अलग ही बंदा था। फिल्मों में काम करने का शौक़ इसे लड़कपन में ही इसके गाँव से शहर खींच लाया था, लेकिन किस्मत ने अदाकार की बजाय मिस्त्री बना डाला। मगर इसके अंदर का फनकार अभी भी जिंदा था और मस्ताना अभी तक हर नई फिल्म का पहला शो पहले दिन देखने का कायल था और हर फिल्म शो से वापसी पर घंटों इसके तबसरे जारी रहते। क्या खाक एक्टिंग की हीरो ने। हाँ, विलन ने फिर भी रंग जमाया ना मियाँ, मौसीकी का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया इन नए लड़कों ने। और शायरी भी क्या बेहुदा और बकवास हो गई है। तू फलाने का बाप, मैं फलाने का बेटा, भला ये भी कोई शायरी है? शायरी तो तब हुआ करती थी, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, अजीब दास्तान है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। वाह वाह, क्या बात थी इस शायरी की। उस्ताद मस्ताना घंटों बोलता रहता और हम सारे शागिर्द चुपचाप इसके तबसरे सुनते रहते। मुझे उस्ताद ने वेल्डिंग प्लांट पर बैठने से पहले एक तवील लेक्चर दिया। देखो मियाँ, ये जो आग की चिंगारियाँ हैं ये आज से तुम्हारे लिए फूल कलियाँ और फुलझड़ियाँ हैं। ये एक आध दिन में ही तुम्हारे लिबास में हज़ारों नन्हे मुन्ने शगाफ डाल देंगी। तुम्हारे हाथों और जिस्म के खुले हिस्सों पर अंगारों की तरह बरस कर तुम्हारे जिस्म को दागदार कर देंगी। शुरू में काफ़ी जलन भी होगी, मगर फिर धीरे धीरे ये आग तुम्हारे दोस्त बन जाएगी और तुम्हें इन चिंगारियों की आदत और तलब पड़ जाएगी। आग के इन जुगनों से जितनी जल्दी आशनाई हो जाए उतना ही बेहतर है। इनसे बचने की कोशिश करोगे तो काम नहीं सीख सकोगे। अब मैं उस्ताद को क्या बताता कि जो पहले से जल कर राख हो चुके हों, इनका भला ये भड़कती आग क्या बिगाड़ लेगी। और फिर जलन के लिए एहसास जिंदा होने की ज़रूरत होती है। मुझ जैसे बेहिस्सों के लिए चिंगारी क्या और फुलझड़ी। यूनिवर्सिटी का फ़ाइनल इम्तहान भी मैंने जैसे तैसे करके दे ही डाला। हालांकि अब मुझे डिग्री लेने से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरे हम जमायतों ने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी के सालाना रिसाले में मेरी बहुत सी शायरी को इकट्ठा करके ख़ास नंबर भी निकाला गया है। मैंने किसी के हाथ वो रिसाला मंगवाया और एक दिन गैराज में बैठा इसी रिसाले की वर्कगर्दानी कर रहा था कि उस्ताद ने मुझे देख लिया और मेरे हाथ से रिसाला झपट कर इसी पर एक तायराना नज़र डालते ही इसकी आंखें फैल गईं। अरे वाह मियाँ, तुम तो शायर भी हो भाई, कमाल है, बताया क्यों नहीं पहले। मैं नज़रें चुरा गया। इसमें बताने लायक क्या था भला? क्या मतलब, तुम शायरी को मामूली बात समझते हो? मुझ जैसों से इसकी कदर पूछो मियाँ। वाह, क्या रचाओ है तुम्हारे लफ्ज़ों में। हम वज़न हर मक्ता मिसरे से भरकर। उस्ताद वहीं बाहर सर्दियों की ढलती धूप में कुर्सी डलवाई और सूरज डूबने से कबल वो सब कुछ हिफ्ज़ कर चुका था। मैं बहुत देर से लोहे के एक बड़े पटरी नुमा टुकड़े को काटने की तगोदों में उलझा हुआ था, मगर इस दिन ऐसा लग रहा था जैसे शोले को भी मुझसे कोई बैर हो गया है। जब इंसान का वक्त बुरा हो तो हर चीज़ अपनी तासीर खो देती है। शबनम आग उगलने लगती है, शोले सर्द पड़ जाते हैं। उस्ताद मुझे बहुत देर तक इस सर चिंगारी से फौलाद काटने की ला हासिल सही करते हुए देखता रहा और फिर उठकर मेरे करीब आ गया। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है परिजात मियाँ, क्यों अपनी जवानी इन शोलों में राख कर रहे हो? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? मैंने मस्ताना उस्ताद की आंखों में झांका। पैसा, मुझे लगता है मेरी हर कमज़ोरी, हर ऐब और हर नाकामी का इलाज सिर्फ पैसा है उस्ताद, और मुझे ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना है। उस्ताद ने बेचारगी से मेरी तरफ देखा। पर इस रोज़ाना की मजदूरी से तुम कितना कमा सकते हो? दिन रात मेहनत करो तब भी महीने के आखिर में तुम्हारे हाथ में 15,000 से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अलबत्ता चंद सालों के अंदर तुम्हारी जवानी ज़रूर घुल चुकी होगी और तुम्हारी नज़र जवाब दे जाएगी। हाथों में रेशा पैदा हो चुका होगा और उंगलियां जलकर कोयला हो चुकी होंगी। मैं बेबसी से हार कर बोला, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे बहुत पैसा कमाना है उस्ताद, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि इसकी चमक से मेरा वजूद और इसका हर दाग, हर ऐब छुप जाए। अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो दुबई चले जाओ, वहाँ इस हुनर की बहुत मांग है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो चंद सालों में काफ़ी कमा लोगे, कम से कम अपना गैराज तो खोल सकोगे। मैं उस्ताद को ये नहीं कह पाया कि मैं सिर्फ़ एक गैराज नहीं, ये पूरा शहर ख़रीदना चाहता हूँ। उस्ताद, क्या तुम मुझे दुबई भिजवा सकते हो किसी तरह? दुबई जाना इतना आसान नहीं है मियाँ। वीज़ा, टिकट और कदम जमाने के लिए 3-4 माह के क़याम पर 4-5 लाख रुपया तो लग ही जाएगा। और फिर आगे तुम्हारी किस्मत कि तुम्हें लंबे अरसे के लिए कोई कफ़ील मिलता है कि नहीं। अगला पूरा हफ्ता मैं भी यही सोचता रहा कि हमारी ज़िंदगी के हर फैसले का मुकद्दर कागज़ के
टुकड़ों पर ही क्यों जुड़ा होता है। लोहे के पुराने संदूक से सर्दियों के कपड़े ढूंढते हुए मैं ऐसी ही किसी सोच में गुम था कि अचानक मेरी नज़र कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दौर में लिखी गई मेरी शायरी के रजिस्टर पर पड़ी। कभी मेरा ख्वाब था कि मेरी शायरी का मजमुआ भी बाज़ार में आए और मेरी किताब की पजीराई में शहर के दानिश्वर शामें मुनक्किद करें और मुझे भी लोगों के जमघट्टे में सराहा जाए। रजिस्टर के वर्क पर लटते हुए मेरी पलकें भीगने लगीं। कभी कभी मुझे यूँ महसूस होता था जैसे हमारे सीने में धड़कते हुए दिल का रिश्ता बाकी जिस्म से किसी सौतेले जैसा होता है। सारा जिस्म और अज़ा जब एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल में जुड़े रहते हैं तब ये सौतेला तन्हा और उदास किसी रूठे बच्चे की तरह दूर बैठा किसी और ही दुनिया में गुम होता है। रजिस्टर में लिखी शायरी भी किसी ऐसे ही सौतेले और रूठे हुए बच्चे की बातों जैसी थी। अगले रोज़ मैं आबिद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के गेट पर खड़ा था। पहले तो चौकीदार ने मेरा हुलिया देखते ही मुझे साफ मना कर दिया, मगर जब मैंने अपने नाम की पर्ची अंग्रेज़ी में लिख कर इसके हवाले की, वो एक बार अंदर इस्तकबालिये पर जाकर अंदर भिजवा दें। अगर इनकार हुआ तो मैं गेट से ही वापस लौट जाऊंगा। तो चंद लम्हे सोचने के बाद वो अंदर चला गया। मुझे अंदर बुला लिया गया और घंटा भर इंतज़ार के बाद मैं सेठ आबिद के दफ्तर में इसके सामने खड़ा था। सेठ आबिद ने सिगार का एक लंबा कश लिया और तंज़िया अंदाज में बोला, क्यों, मैंने कहा था ना, इस दुनिया में हर चीज़ बिकाऊ है, बस ठीक कीमत लगाने वाला होना चाहिए। तो बोलो, कितनी कीमत रखी है तुमने अपनी इस शायरी की। मैंने अपना रजिस्टर इसके सामने मेज़ पर रख दिया। मुझे दुबई का टिकट और वीज़े का ख़र्चा चाहिए, अगर आप दे सकें तो। सेठ आबिद ने रजिस्टर उठाकर किसी दुकानदार की तरह इससे पहले तोला और फिर वर्क गर्दानी की। तुम जानते हो शायरी मेरी कमज़ोरी है, मगर फिर भी 200 सफ़हात की ये कीमत बहुत ज़्यादा है। मैंने इस कबारिये को गौर से देखा। आप चाहें तो बतौर कर्ज मुझे ये रकम दे दें और उस स्टाम्प पर लिखवा लें। मैं किसी ख़ास मुद्दत के बाद आपको ये पैसे वापस लौटा दूंगा। शायरी अलबत्ता हमेशा के लिए आप ही की रहेगी। सेठ आबिद के होंठों पर जमी तंज़िया मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। वापस लौटा भी सकोगे या दुबई जाकर गायब हो जाओगे? चलो ठीक है, मेरा सेक्रेटरी तुमसे शायरी के हकूक़ के बारे में कुछ दस्तावेज़ात पर दस्तखत करवा लेगा। तुम्हारा दुबई का टिकट और वीज़ा मेरे ज़िम्मे रहा। मैं वापसी के लिए पलट कर दरवाजे तक पहुंचा ही था कि इसकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। लुबना अब कभी कभी तुम्हारी शायरी की तारीफ़ करती है। मुझे उम्मीद है तुमने इस रजिस्टर में लिखी शायरी इसे नहीं सुनाई होगी। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया। आप बेफिक्र रहें, ये नज़में और गज़लें किसी के कानों तक नहीं पहुंची और आज के बाद ये मेरे हाफ़ज़े से भी हमेशा के लिए मिट जाएंगी। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मस्ताना उस्ताद हस्बे मामूल अपना छोटा सा रेडियो कानों से लगा कर खड़ा था और आलमगीर की आवाज़ के साथ सर धुन रहा था। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। मुझे देखते ही बोला, आओ मियाँ आओ, कहीं तुम भी अपने उस्ताद को भुला तो नहीं दोगे? देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा दिल गैराज के काम में नहीं लगता, नागे भी बिला नागा करने लगे हो। मैंने उस्ताद का हाथ पकड़कर इसे अपने करीब बिठा लिया। उस्ताद, मेरे दुबई जाने का बंदोबस्त कर दो। टिकट और वीज़ा लगवा लिया है मैंने। वहाँ तुम्हारी कोई जान पहचान है तो बताओ। उस्ताद के साथ हाथ से रेडियो नीचे गिर गया। इसने झपट कर मुझे सीने से लगा लिया। वाह, खुश कर दिया प्यारे। मैं जानता था तुम एक दिन ज़रूर कुछ करके दिखाओगे। कब जाना है? मेरे दूर का एक बरखुरदार रहता है वहाँ, मैं आज ही इसे फ़ोन कर देता हूँ। तुम इसी के साथ रहोगे, वो भी वहाँ अकेला ही है कई साल से। रफ़ीक नाम है इसका। अगले 3-4 हफ्ते यूँ गुजरे जैसे 4 पल गुजरे हों। भाई भाभियाँ और घर वाले आखिरी वक्त तक यकीन और बेयकीनी की कैफियत में रहे और फिर वो दिन भी आन पहुँचा जिस दिन मैं अपना मुख्तसर सा सामान बांधे एयरपोर्ट पर खड़ा था। मैंने इससे पहले कभी जहाज़ से तो क्या ट्रेन से भी कोई लंबा सफ़र नहीं किया था, इसलिए मुझसे वो तमाम हमाकतें सरजद होती रहीं जो मुझ जैसे किसी भी फ़र्द से पहली बार सफ़र में हो सकती थीं। जहाज़ ने दुबई एयरपोर्ट पर लैंड किया और मैं घंटा भर बाद निकला तो बहुत इंतज़ार करने के बावजूद मुझे रफ़ीक कहीं नज़र नहीं आया। एयरपोर्ट से बाहर जाने की सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर पलटा। आने वाला शख्स मुझे कड़ी नज़रों से घूर रहा था। जैली वीज़े पर दुबई आए हो, जानते हो इसकी सज़ा क्या है?